हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। बेटा आज मैं ले आया हूं आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट 50 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही एग्जाम में हेल्पफुल होने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही नेसेसरी क्वेश्चन है। अगर इन प्रश्नों को आप लोगों ने ध्यान से देखा और ध्यान से किया तो नो डाउट आप इन 3 चैप्टर से, पहला चैप्टर रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया, दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण और तीसरा चैप्टर धातु अधातु, इन तीनों चैप्टर्स को आप कवर कर चुके होंगे। ये चैप्टर वो चैप्टर है जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। यानी अगर ये 3 चैप्टर आप पढ़ लेते हैं और एक चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक, केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। फिलहाल आज की क्लास को आगाज करेंगे, स्टार्ट करेंगे। मैं मनीष शुक्ला वेलकम करता हूं आप सभी बच्चों का डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। और आप जो देख रहे हैं हमारे सामने क्वेश्चंस की श्रृंखला स्टार्ट होने वाली है। बैक टू बैक हम लोग बात करने वाले हैं 50 क्वेश्चंस के, और वो 50 क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। उम्मीद करते हैं 45 प्लस जो बच्चा जाएगा वो बहुत ही अच्छा बच्चा होगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बेहद ही शानदार तरीके से, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की क्रिया क्या कहलाती है? एथोडीकरण, कैथोडीकरण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। शानदार सा सवाल, कई बार मैंने आप लोगों को कराया है इस चीज को क्लास में, बार बार इस पे मैंने फोकस किया है। यहां से एक क्वेश्चन आना फिक्स है, एल्युमिनियम धातु से रिलेटेड एक क्वेश्चन आना फिक्स है। मेजॉरिटी चांस ये है कि आएगा ही आएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का ज्यादातर बच्चे जवाब देंगे किस रूप में? एथोडीकरण के रूप में। और इसी को हम लोगों ने एक दूसरे नाम से और जाना था और उस नाम को हम लोगों ने कहा था एनोडीकरण। एनोडीकरण, तो ये दोनों ही नाम इसके सेम है, दोनों ही नाम से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एनोडीकरण भी दे सकता है और कैथोडीकरण भी दे सकता है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने शानदार तरीके से क्या कहता है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? क्या वो लिथियम है, क्या वो हीरा है, सोडियम है या पोटेशियम है? अगर मैं आपको इसका सवाल का जवाब देना चाहूं तो एक बार में दे सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप लोग ध्यान दें। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातुएं हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। साहब ये बात हमको समझ में आती है, ये बात हमने जाना है। उसी प्रकार से मैंने इसी में एक एग्जाम्पल ऐड किया था लिथियम को भी। यानी 3 ऐसी धातुएं जिनको चाकू से काटा जा सकता है, वो लिथियम हो गई, सोडियम हो गई और पोटेशियम हो गई। यानी हार्ड तो नहीं हुई। बचा कौन? बचा कौन? सर डायमंड बचा, और ये डायमंड ही इसका सही आंसर होगा। पक्का है क्या? पक्का है? सभी लोग बताओ। ओके, बहुत बढ़िया, शानदार। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? जनरली, सामान्यतः, ज्यादातर अधातुएं किस तरह से होती हैं? भद्दी होती हैं, यानी उनमें कोई चमकीला नहीं होता, कोई चमक नहीं होती। लेकिन एक ऐसी कोई अधातु है जो चमकीली होती है। आइए उसका ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा है। क्या वो कार्बन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल सही और सटीक जवाब जा रहा है किसके लिए? सी फॉर चाइना के लिए। बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताएंगे। डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल वो परिवार है जो लगातार आप लोगों को कई वर्षों से आप लोगों के लिए मेहनत करता आ रहा है और कई सारे मुकाम हासिल करके उसने दिए हैं, एक अच्छे सफल, और किस रूप में? जो टॉपर्स होते हैं उस रूप में। तो जोरदार तरीके से शेयर करते रहिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता जाता है। बिल्कुल। चलिए, क्या है सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? चांदी, तांबा, एल्युमिनियम या फिर सोना? बिल्कुल इसका सही जवाब जाएगा किसके लिए? सोना के लिए। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 1 ग्राम सोना से, 1 ग्राम सोना से कितने किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो सबसे तन्य सोना, सेकंड नंबर पे पूछेगा तो आप चांदी का ऑप्शन लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है भैया? जो धातुएं कठोर सतह से टकराने के बाद आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंग्लिश वाले इसे सोनोरोसिटी के नाम से जानते हैं, लेकिन हिंदी वाले इसको सीधा सीधा जानते हैं ध्वनिक के नाम से। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, साधारण सा प्रश्न, लेकिन लोग इसको इस मामले में गलत मान देते हैं। कहते हैं इतना सिंपल तो नहीं देगा, ध्वनि के लिए तो इतना सिंपल नहीं देगा। लेकिन बिल्कुल सही और बढ़िया जवाब आ रहा है आप लोगों का। सही जवाब, तन्यता क्या होती है भैया? तार के रूप में बदलना, तार के
रूप में बदलना। आघातवर्धनीयता का मतलब क्या होता है? चादर के रूप में बदलना। चादर के रूप में बदलना। इसका सही आंसर क्या जाएगा? ध्वनिक, यानी कि आवाज उत्पन्न करना। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने बेहद ही शानदार तरीके से क्या है, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? अभी मार्ट साहब ने बताया है, अभी मार्ट साहब ने बताया है। सारे बच्चों का जवाब सी के रूप में आ रहा है, बिल्कुल सही और सटीक जवाब है इसका सी फॉर चाइना, इसका क्या होगा सही आंसर। अगला प्रश्न, धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता, बिल्कुल अभी इसका जवाब आया है किस रूप में? तन्यता के रूप में। ऐसे क्वेश्चन देखो और ठोको और आगे बढ़ो, देखो ठोको और आगे बढ़ो। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, चमकदार होती है, खुरदुरी होती है, काली होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? धातु की सतह हमेशा शुद्ध रूप में कैसी होगी? चमकदार होगी। इसके लिए सही ऑप्शन जाएगा कौन सा? ए फॉर अफगानिस्तान। अगला प्रश्न, एक्वारेजिया, इसको रॉयल जल कहते हैं, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। तो भैया इसके लिए आपको मैंने बताया था कि 3:1 में लिया जाता है क्या? 3 भाग लिया जाता है HCl का, जो कि सांद्र अवस्था में होता है, और सांद्र अवस्था में ही लिया जाता है HNO3 का। ये बात दिमाग में बार बार रखिएगा, जिसका नाम पहले देगा उसका अनुपात पहले लिखेंगे, जिसका नाम बाद में देगा उसका अनुपात बाद में। जहां 3:1 का ऑप्शन होगा वहीं पे एक ऑप्शन 1:3 का भी मिलता है, जो कि आप गलत कर देंगे। इसका सही आंसर जाएगा किसके लिए? 3:1 के लिए। पक्का? सर बहुत कंफ्यूजन होता है, कौन सा 3 कौन सा 1? दिमाग में रखना कि जो 3 वाला है वो कभी 3 नहीं होगा, जो 3 वाला है वो कभी 3 नहीं होगा, जो 1 वाला है वो 1 होगा। पक्का? याद रहेगा? डन? आगे बढ़े? ओके, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सा सही है? मेरे सारे बच्चों को मैंने याद करा रखा है पूरा का पूरा धातुओं की क्रियाशीलता का जो क्रम है। क्या क्रम है? हमने बार बार याद किया है। सबसे ऊपर आप लिथियम को लिख लीजिए, फिर के, ना, का, मग, अल, जन, फे, सन, पब। उसके बाद मैंने कहा कि हाइड्रोजन को लगाइए, फिर कॉपर को लगाइए, फिर Hg को लगाइए, फिर Ag को लगाइए, फिर Au को लगाइए, और लास्ट में प्लेटिनम को लगा दीजिए। ये सीक्वेंस है धातुओं की क्रियाशीलता का। कौन सी धातु ज्यादा क्रियाशील? भैया जो धातु जितना ऊपर रहेगी उतनी ज्यादा क्रियाशील होगी, जो धातु जितना ऊपर रहेगी उतनी ज्यादा क्रियाशील रहेगी। तो इसमें देखिए कौन सा क्रम मैच कर रहा है, एल्युमिनियम मैग्नीज जिंक, सॉरी एल्युमिनियम मैग्नीशियम जिंक। एल्युमिनियम ऊपर नहीं है, मैग्नीशियम से ऊपर होना चाहिए, गलत बात, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक मैग्नीशियम बाद में आया, लेकिन इसमें बाद में आ रहा है, इसमें पहले आ गया, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। कौन सा जा रहा है? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ये सीक्वेंस बन रहा है आपका। इसलिए सही आंसर कौन सा जाएगा? सही आंसर कौन सा जाएगा? सी फॉर चाइना। सी फॉर चाइना इसका सही और सटीक आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है? ऐसा कौन सा रासायनिक यौगिक है जिसको गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है? अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था पहले, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताओ, तो आप बताएंगे सर कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ हाइड्रेट, इसको हेमी हाइड्रेट कहते हैं। इसका नाम क्या है? तो लिखिएगा सब लोग, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। सर किससे बनता है ये? जब जिप्सम को गर्म किया जाता है। किसको गर्म किया जाता है? जिप्सम को। तो जिप्सम को गर्म किया जाता है कितने डिग्री पे? 100 से लेकर 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, तो मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। ठीक है, जिप्सम का सूत्र भी आपको याद रखना है, जिप्सम का भी सूत्र पूछा जाएगा आपसे, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट,
कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये जिप्सम है और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। सर दोनों का सूत्र सेम है, याद कैसे रखेंगे? याद कैसे रखेंगे? बस यहाँ पे लिखा है ऑफ, आप इसको मान लो क्या, हाफ, और हाफ यहाँ दिख रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बोलो मजा आ रही है क्या? समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो कौन सा आंसर सही जाएगा इसके लिए? आंसर कौन सा सही जाएगा इसके लिए? बी फॉर बंगाल सही जाएगा। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? कई बार बताया है, जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है, और इस प्रक्रिया को इंग्लिश वाले गैल्वेनाइजेशन या हिंदी में एक और नाम है जस्तीकरण भी कहते हैं। तो ये इतने सारे इसके नाम है इस प्रोसेस के, जिसमें जिंक धातु की कोट चढ़ाई जाती है, परत चढ़ाई जाती है, किस पर? लोहे के एपरेटस पे, लोहे की वस्तुओं पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, उदासीन होती है, इनमें से कोई नहीं। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। क्या आ रहा है? हाँ बिल्कुल धनात्मक होती है, वाह सिर, बिल्कुल एक बार में आंसर धड़ाधड़ आने लगा। क्यों? क्योंकि धातुओं के लिए एग्जाम्पल मैंने दिखाया था आपको, कॉपर पे डबल प्लस, सोडियम पे सिंगल प्लस। इस प्रकार से आप देखेंगे किसी भी धातु के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज आता है? धन आवेश आता है, और धन आवेश का मतलब वो कैसी होती हैं? विद्युत धनात्मक होती हैं। डन, बढ़े अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, और ये यौगिक क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, भर्जन कहलाता है, प्रगलन कहलाता है, द्रावक कहलाता है, या धातुमल कहलाता है। भैया इसको आप आंसर में लगाएंगे, ये धातुमल बनाता है। क्या बनाता है? धातुमल बनाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 15 नंबर आपके सामने, व्यवसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? देखिए एक अयस्क इसका लिखा हुआ है क्रायोलाइट, ये क्रायोलाइट है, ये बॉक्साइट है, ये कोरंडम है। इसी कोरंडम को एक नाम से और जानते हैं, जिसे आप लोग किस नाम से? एल्यूमिना के नाम से जानते हैं, एल्यूमिना के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर जाएगा किसके लिए? बी फॉर बंगाल के लिए। वो किससे किया जाता है? बॉक्साइट से किया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया अयस्क है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय हो और न ही क्षारीय हो, तब यह किस रंग का होता है? लिटमस विलयन पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर का। और पर्पल में कौन सा कलर जा रहा है? बैगनी जा रहा है, और बैगनी को हमने यहाँ पे टिक लगा दिया। बोलो पक्की बात है क्या? बोलो याद रहेगा क्या? याद रहेगा क्या? पर्पल कलर का होता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो लिटमस विलयन होता है उसको किससे प्राप्त किया जाता है? तो वो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। एक बात और याद रखेंगे, लाइकेन के बारे में कुछ बातें बता दें। जिस वातावरण में, जिस हवा के अंदर किस गैस की मात्रा ज्यादा हो? सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अगर ज्यादा है तो वहां पर लाइकेन, जो कि एक सहजीवी है, सहजीवी का मतलब 2 जीवों का मिश्रण है, जिसमें एक जीव होता है शैवाल और दूसरा जीव होता है कवक। तो इन 2 जीवों का ये मिश्रण होता है, और ऐसा संबंध जिसमें 2 जीव एक साथ रहते हैं सहजीवी कहलाता है। लाइकेन उसका उदाहरण है। और इसमें होता क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस के लिए बहुत ज़्यादा ये क्या होता है? सेंसिटिव होता है। यानी जिस वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगी वहां लाइकेन उग नहीं सकता। क्या आपने लाइकेन देखा है? बिल्कुल। कुछ मसाले जो होते हैं वो हमारे यहाँ लाइकेन के रूप बने होते हैं। मसाले आपने देखा होगा, एक मसाला होता है गरम मसाला, खड़ा मसाला जब देखेंगे तो उसमें जालीदार एक मसाला होता है सफेद कलर का, वो क्या है? एक लाइकेन ही है। तो लाइकेनों का कई जगह यूज होता है। तो ये कहानी बन गई। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछेगा लिटमस विलयन किससे बनाया जाता है? आपका जवाब आएगा लाइकेन से। और चैप्टर नंबर 14, 15, 16 जो लास्ट के 3 चैप्टर हैं उनमें ये कहानी पूछी जाएगी कि लाइकेन किस गैस के लिए संवेदनशील होता है? आप बताएंगे सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। ठीक है,
सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में एक चीज और जानकारी दे दूं कि सल्फर डाइऑक्साइड कहां से निकलती है, तो ये तेल शोधक कारखानों से निकलती है। किससे निकलती है? तेल शोधक कारखाने से निकलती है। ठीक है, तेल शोधक कारखाने से निकलती है। और जब ये निकल के ऊपर जाती है उड़ के, तो वहां पर नमी से अभिक्रिया कर लेती है। किससे अभिक्रिया करेगी? ये नमी से अभिक्रिया कर लेती है और एक बहुत विषैला कंपाउंड बनाती है जिसका नाम है H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और जब ये सल्फ्यूरिक अम्ल ऊपर बनता है तो वर्षा के साथ ये नीचे आता है और उस वर्षा का नाम है क्या? अम्लीय वर्षा। 2 नंबर का प्रश्न ये पूछेगा आपसे, अम्लीय वर्षा। ठीक है, अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा का पीएच मान चैप्टर नंबर 2 से पूछेगा। इसका पीएच मान कितना होता है? 5.6 से कम होता है। ये एक और क्वेश्चन। तो इसमें मैंने ढेर सारे प्रश्न आपको बताए, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। और आगे आप लोगों के सामने पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन। एक जोरदार थम्स अप लगाएंगे मजा आई तो नॉलेज देख के। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए अगला प्रश्न, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? आपको सदाबहार जानकारी है, 7 होता है। अगर मैं बात करूं पीएच विलयन के बारे में, तो अगर मान लीजिए कि एक लाइन है, इसमें मैंने मेंशन कर दिया क्या भैया, यहाँ पे 0, यहाँ 0 से लेकर के यहाँ 0 से लेकर के 7 तक की गिनती होगी। 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर इधर 7 से 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 नंबर पे सबसे अच्छा क्षार होता है, क्षारक। और 7 से नीचे 0 से 1 के बीच में सबसे अच्छा अम्ल होता है। हमेशा 7 से जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ेंगे अम्लता बढ़ती जाएगी, और 7 से ऊपर जाएंगे तो क्या बढ़ती जाएगी? क्षारकता बढ़ती जाएगी। 7 नंबर पे उदासीन विलयन होता है, उदासीन विलयन होता है, जो कि न तो अम्लीय होता है न तो क्षारीय होता है। उसका पीएच मान कितना होता है? 7। एक क्वेश्चन और, 7 नंबर पे अगर हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करते हैं, अगर सार्वत्रिक नियतांक यूज कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू, उसका कलर कौन सा होता है? हल्का हरा होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सबसे अच्छा जो अम्ल होगा उसका कलर कैसा होता है? उसका कलर कैसा होता है? लाल होता है। और जो सबसे अच्छा क्या होगा? जो सबसे अच्छा क्षार होगा उसका पीएच वैल्यू 14, तो वो कैसा होता है भैया? बैगनी रंग का होता है, बैगनी रंग का। तो ये 3 रंग बताए मैंने, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, निम्नांकित में से कौन सा लवण है? HCl भैया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। ये क्या है? अम्ल है। ये क्या है? क्षार है। लेकिन ये क्या है? लवण है। ये एक बार और क्या है? क्षार है। ये कैसा क्षार है? दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार है। ये क्षार कैसा है? प्रबल है, प्रबल है। ये अम्ल कैसा है? ये भी प्रबल है। ये कहानी बनी इसकी। लेकिन ये क्या है? लवण है। ठीक है, चलिए अगला, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर, लाल तप्त आयरन मतलब ऐसा लोहा है जिसपे क्या है? जो एकदम पूरी तरीके से गर्म है, और इस पे क्या प्रवाहित की गई? जलवाष्प, यानी H2O का गैसीय फॉर्म। तो क्या बनाएगा ये आपसे जानना चाहता है। भैया इसमें 2 चीजें बनती हैं, एक बनता है FeO और एक बनता है Fe2O3, और दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाएगा? Fe और Fe2 दोनों मिलके बनाया क्या? Fe3, और 3 O और A को मिलके बनाया O4। तो बना क्या? Fe3O4। कौन सा ऑप्शन जा रहा है? आप लोग बताएंगे? 3 नंबर। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? मतलब हमारे शरीर में जो पीएच, बहुत सारी चीजें हैं उनका अलग अलग पीएच वैल्यू होता है। तो जानना चाहता है कि किस पीएच वैल्यू पे हमारा शरीर एग्जिस्ट करता है। उसका सही आंसर जाएगा कौन सा? सही आंसर कौन सा जाएगा? बिल्कुल 7.8, 6.8। ये जाएगा किसके लिए? सी के लिए। ये जाएगा बी के लिए। 7 से लेकर के 7.8 तक का पीएच वैल्यू काम करता है इस पे। 7 से लेके 7.8 तक की पीएच वैल्यू तक काम करता है।
अगला प्रश्न, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है? बेकिंग पाउडर क्या होता है? जो खाना बनाने में यूज होता है वो पाउडर है। पेट दर्द होना है, पेट में गैस बनी हुई है, उसके लिए यूज होता है। पेट में अम्लता बढ़ गई है, एसिडिटी हो गई है, उसमें यूज होता है। उसका फॉर्मूला क्या जाएगा आप लोगों के सामने? NaHCO3। ये आंसर सही जाना चाहिए था, लेकिन यहां पे CO3 की जगह पे इन्होंने क्या लिख दिया है? S लिख दिया है। ये कितना जाएगा? NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका नाम क्या है? इसका केमिकल नाम क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट, इसी को मीठा सोडा भी कहते हैं, मीठा सोडा भी कहते हैं। इसी को खाने वाला सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा भी कहते हैं। बोलो राजी खुशी, बोलो राजी खुशी। ये क्या है भैया? ये आपका धावन सोडा है, धावन सोडा है, धावन सोडा। इसी को एक नाम से और जानते हैं, इसी को धोबिया सोडा के नाम से भी जानते हैं, धोबिया सोडा के नाम से भी जानते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के 3 नाम आपसे पूछे जाते हैं। एक को बोलते हैं चूना पत्थर, चूना पत्थर। दूसरा आप इसको कह देते हैं खड़िया, खड़िया। और तीसरा नाम एक और आप जानते हैं, और वो है संगमरमर, संगमरमर। ये तीनों नाम किसके हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के, यानी CO3 के हैं। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय है? आ गया क्वेश्चन। चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर, तीनों का सूत्र एक होता है, और वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा विजातीय मिला आपको? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र अभी बताए थे, कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट। ये है अलग सा। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? कुल मिला के इनमें से कौन सा ऐसी वैल्यू जो क्षार है? भैया क्षार के लिए मैंने बताया कि जो वैल्यू 7 से ऊपर होगी क्षार होगी। कौन सी वैल्यू 7 से ऊपर है? ये है 13 वाली। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल? ध्यान रखिएगा कि जो लैक्टिक अम्ल होता है ये दही में पाया जाता है, जो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है ये पाया जाता है संतरा में। ठीक है, और फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? चींटी में, मधुमक्खी में, मधुमक्खी में। ठीक है, इन सब में पाया जाता है। तो ये सब के सब कैसे अम्ल हैं? ये सब के सब कैसे अम्ल हैं? दुर्बल अम्ल हैं। कौन सा जानना चाहता है? प्रबल अम्ल जानना चाहता है। इसका सही आंसर किसके लिए जाएगा? सी फॉर चाइना के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। जिसने पूरा सेशन कर लिया, धातु अधातु, अम्ल क्षार लवण और रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया से ज्यादा और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पक्की बात बोल रहा हूं, पक्की बात बोल रहा हूं बेटा। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक नहीं है? OH है, क्षार है, ये भैया हमें क्षारक नहीं लग रहा है, ये हमें क्षारक नहीं लग रहा। सोडियम क्लोराइड क्या है? लवण है, सॉल्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने 26 नंबर, निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? अब प्रबल क्षारक अभी बताए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? प्रबल क्षारक है। बाकी इसकी तुलना में सब के सब क्या है? दुर्बल है। ठीक, चलिए 27 नंबर का प्रश्न आपके सामने, एल्युमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम के निम्नलिखित में से किस गुण के लिए यह जिम्मेदार है? भैया खाना पकाने से रिलेटेड ध्यान रखिएगा। अच्छी तापीय चालकता सोची जा सकती है, अच्छी विद्युत चालकता, भैया विद्युत चालकता से खाना पकाने का कोई मतलब नहीं है। लचीलापन, लचीलापन से भी कोई खास मतलब नहीं है। और उच्च गलनांक, बिल्कुल बात सही बनती है, उच्च गलनांक की बात भी बिल्कुल सही बनती है। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? पहला और चौथा। कौन सा ऑप्शन सही है? ये भैया घ वाला, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर बनेगा घ वाला। ठीक है, ओके, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो अम्ल में अलग गंध देते हैं और क्षार में अलग गंध देते हैं? भैया वो सूचक कहलाते हैं, जो कि अम्ल को अम्ल और क्षार बनाने का काम करते हैं, और चूंकि खुशबू या गंध से कर रहे हैं इसलिए इन्हें गंधीय सूचक का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने 29 नंबर, सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे?
अगर आपने कल का सेशन किया होगा उसमें मैंने इसका जवाब दिया था कि कहीं पर भी अगर अभिक्रिया में एक तरफ कार्बोनेट दिख जाए आपको, चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट चाहे धातु कार्बोनेट, अगर कार्बोनेट दिखा तो दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना फिक्स है। दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना फिक्स है। अगर एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बोनेट दूसरी साइड बनेगा। ठीक है, चलो इसका सही आंसर क्या जाएगा भैया? कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा ऑप्शन में है? बी वाले में है। अगला प्रश्न आपके सामने, सभी अम्लों में ऐसी कौन सा तत्व है जो हर अम्ल में लगभग पाया ही जाता है? कौन सा ऑप्शन जाएगा? HCl बोल दीजिए, H2SO4 बोल दीजिए, HNO3 बोल दीजिए, H3PO4 बोल दीजिए, ये पाया ही जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? जो क्षारक डेफिनेशन है जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। और क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्षार कहलाते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं और इनकी प्रकृति संक्षारक होती है। इसलिए इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? डी फॉर डायनामाइट जाएगा। डी फॉर डायनामाइट जाएगा। अगला प्रश्न, पीएच में पी का मतलब क्या होता है? पावर, पोटेंज, ये मतलब है। तो कहां है भैया पोटेंज? इसके लिए ऑप्शन जाएगा कौन सा? ए फॉर अफगानिस्तान। ए फॉर अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए पोटेंज, अच्छा दोनों ही ऑप्शन है तो इसका दोनों ही ऑप्शन लग जाएगा। सी फॉर चाइना इसके लिए जाएगा सही आंसर। सॉरी, अगला प्रश्न 33 नंबर, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? एसिटिक अम्ल कल की क्लास में इसको डिस्कस किया था हमने। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। इसी को एक नाम से, इसका केमिकल नाम क्या है? IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम है इथेनोइक अम्ल। इथेनोइक अम्ल, ठीक है। और इथेनोइक अम्ल किस में पाया जाता है भैया? ये सिरके में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? बी फॉर बंगाल जाएगा। अगला, लेकिन यहीं पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, इमली में कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल। और आपसे पूछ देगा टमाटर में कौन सा? ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल। संतरा में भी बताए थे एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है एक। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, सिट्रिक अम्ल किसका प्राकृतिक स्रोत है? सिट्रिक अम्ल भैया नींबू में, याद रखिएगा इसको, नींबू इसका सही आंसर है। संतरा और नींबू, कौन सा आंसर जा रहा है इसका? कौन सा आंसर जा रहा है इसका? सी वाला। दही में लैक्टिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, हमारे पेट यानी कि उदर में ऐसा कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? इसमें से बताना है। याद रखेंगे, जब मैंने डाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ाया था उसमें बताया था कि HCl रिलीज होता है जो कि निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करने का काम करता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका सही आंसर जाएगा। टार्ट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और ऑक्सैलिक अम्ल आप लोग बताएंगे किस में पाया जाता है। मैं 3 बार बता चुका पीछे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है? शायद पहला या दूसरा प्रश्न था। इसका आंसर कौन सा जाएगा? इसका आंसर कौन सा जाएगा? गैल्वनीकरण इसका सही आंसर जाएगा। गैल्वनीकरण या जस्तीकरण, ये 3-4 मैंने नाम बताए हैं पीछे, 3-4 नाम बताए हैं मैंने पीछे। अगला प्रश्न आपके सामने, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? भैया सिल्वर का रंग ही सफेद होता है, ये हल्का सा येलोइश लिए हुए रहता है, हल्का सा येलोइश लिए हुए रहता है, तो पीला आप बोल सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ध्यान से देखिएगा, ये है जस्ता जिंक और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कर रहा है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस बनेगी? भैया बनेगा क्या? पहले ये देखो, ये बनेगा जिंक क्लोराइड ZnCl2, और क्या बनेगा भैया? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। बैलेंस करेंगे तो इसके नाम के आगे लगा दीजिए आप कितना? 2, बात खत्म है। रिएक्शन बैलेंस है और कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। आंसर आपका कौन सा जाएगा? सी फॉर चाइना। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है? मैंने बताया था जहां जलना होगा, दहन का मतलब क्या? जहां पर जलना होगा वही क्या है? दहन है। इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? सही आंसर कौन सा जाएगा? पेट्रोल का जलना। सी फॉर चाइना इसका सही आंसर जाएगा।
40 नंबर का प्रश्न आपके सामने, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसलिए सही आंसर जाता है क्या? वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगर इसको देखना हो तो आप इमेजिन करिए, कभी बरसिंग काट के ले आइएगा। बरसिंग जानते हैं, गाय का चारा होता है बरसिंग, उसको काट के ले आइएगा और उसको थोड़ी देर रख दीजिएगा। जब उसको वापस आप छपटी मशीन में लगाने के लिए, छपटी मशीन क्या होती है? कल होता है, ऐसे ऐसे चलाया जाता है, इसमें चारा कटता है ना। तो जब छपटी मशीन में लगाएंगे तो आपको फील होगा कि उसमें से बहुत गर्मी निकल रही है, बहुत गर्मी निकल रही है। क्यों? क्योंकि उसमें से ऊष्मा निकलती है और वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से बनता है? पहले तो लेड नाइट्रेट का सूत्र बताओ सभी लोग, PbNO3 का होल ट्वाइस। और इसको अगर गर्म किया जाएगा, कौन सी अभिक्रिया? कौन सी अभिक्रिया भैया? ये ऊष्मीय अपघटन है, ऊष्मीय अपघटन है। तो क्या बनेगा? तो क्या बनेगा भैया? लेड ऑक्साइड बनेगा पहले तो, PbO बनेगा। और क्या बनेगा? ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी सर, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। और क्या बनेगा? NO2 बनेगा, NO2 बनेगा। ये रिएक्शन है इसकी, ठीक है। बैलेंसिंग आपके जिम्मा छोड़ रहा हूं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सही है? सही का पहचान करना है। हाँ नहीं, पहले इसका आंसर तो बता दीजिए सर। इसका आंसर जाएगा कौन सा? हाँ, इसका आंसर जाएगा कौन सा? बिल्कुल जाएगा ये NO2 और N2। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही है? Na2CO3 5 गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। Na2 बिल्कुल ये सही बात है, और यही असली होता है क्या? धावन सोडा। धावन सोडा का सूत्र पूरा यही होता है। अगर इसके रासायनिक नाम की बात करें, इसके रासायनिक नाम की बात करें तो क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका। डेका माने होता है 10, डेका माने क्या होता है? 10, हाइड्रेट माने जल। कभी कभी आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इसमें क्रिस्टलन जल के अणु कितने हैं? क्रिस्टलन जल के अणु, क्रिस्टलन जल, तो अगर जितना भी इसमें वाटर जुड़ा है वो क्रिस्टलन जल कहलाएगा। जैसे इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें 5 क्रिस्टलन जल है, इसमें 7 है, इसमें 2 है। तो क्रिस्टलन जल के अणु से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसमें कितने हैं भैया? 10 हैं, और इसका सही आंसर क्या जाएगा? बी फॉर बंगाल जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम रिएक्ट करके बना रहा है Al2O3 प्लस 2 Fe। कह रहा है कि इस अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? भैया आपको मैंने बताया है क्या कि ये ज़्यादा पावरफुल है, आयरन को हटाएगा और उसकी जगह पे खुद जाके बैठ जाएगा। तो एक को हटा के दूसरा बैठ रहा है, तो विस्थापन है क्या? विस्थापन है क्या? कितने लोगों को इसका जवाब पता था? जरा कमेंट बॉक्स में बताओ। बहुत बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त, लगे रहो, वाह रे शेर। अगला प्रश्न आपके सामने 44 नंबर, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा? लौह चूर्ण पे, ये है लौह चूर्ण, इस पे क्या डाला गया? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बनाएगा सर? बनाएगा FeCl3। और क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। तो क्या बना? आयरन का क्लोराइड बना। आयरन का क्लोराइड है कहीं? आयरन क्लोराइड है, और हाइड्रोजन गैस है। बिल्कुल ए वाला ऑप्शन सही है। रिएक्शन याद है, कर लेंगे। रिएक्शन नहीं याद रहेगी, फंस जाएंगे। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन है, संयोजन है, अपचयन है, या ऊष्मशेषी है? बिल्कुल इसका सही आंसर जाएगा उपचयन अभिक्रिया है। और उपचयन अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण भी कहते हैं। और इसमें बाहर से ऑक्सीजन ली जाती है, इसलिए ऑक्सीकरण हो गया। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने 46 नंबर, CuO प्लस H2 और ये बना रहा है Cu प्लस H2O, किस प्रकार की अभिक्रिया है? भैया रिडॉक्स अभिक्रिया है। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये लिखा है CuO प्लस लिखा है H2, और क्या बनाया? बना रहा है Cu प्लस H2O। आप बताइए हमको एक चीज, ध्यान से देख के बताइएगा, यहाँ पे कॉपर और ऑक्साइड है, कॉपर में ऑक्सीजन पहले था, अब नहीं है, ऑक्सीजन निकल गया, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है।
इसी अपचयन का एक नाम और है आपकी बुक में, अवकरण कहते हैं। दूसरा यहां पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुड़ा और अब ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इसी को उपचयन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो उससे आयन बनते हैं और आयन से बनने वाले यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। इन्हीं यौगिकों को वैद्युत संयोजी यौगिक भी कहा जाता है। इन्हीं यौगिकों को वैद्युत संयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक कहा जाता है। बोलो पक्की बात है। डन, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने 48 नंबर, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। कॉपर का ऑक्सीजन में योग हो रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। भैया ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है। कौन सा सही आंसर जा रहा है, कौन सा सही आंसर जा रहा है, मेरे हिसाब से ये जा रहा है। डन, चलिए कॉपर का अवकरण हो रहा, नहीं अवकरण नहीं हो रहा, ऑक्सीकरण हो रहा है। 49 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित समीकरण दिया है आपके सामने, H2 + Cl2 और 2HCl बना, दो के मिलने से एक बना। कह रहा है कि कौन सी अभिक्रिया है। आप सदाबहार आंसर जानते हो इसका, संयोजन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, जिसमें दो चीजें मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करती हैं। ठीक है, और आज का आखिरी प्रश्न, अवक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार के लवण प्राप्त होते हैं। भैया जब द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, द्विविस्थापन, तो इस द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या बनता है, अवक्षेप बनता है। और ये जो अवक्षेप होता है वो अविलेय होता है। कैसा होता है, अविलेय होता है। तो इसका सही आंसर जाएगा किसके लिए, बी फॉर बंगाल के लिए। कितने सही हुए एक जोरदार तरीके से बताएंगे सभी लोग। 50 क्वेश्चन हम लोगों ने बैक टू बैक किया, कितने क्वेश्चन सही हुए सच सच बताइएगा। बहुत सही, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, अच्छा रहा आप लोगों का साथ। मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय।